हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 11 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. Let's read the writer's account of a special kind of school that he visited and was very impressed with. तो राइटर एक स्पेशल स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर वो जाकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं. तो उसी की पूरी स्टोरी इन्होंने लिखी है कि क्या क्या उस स्कूल में होता है. I had heard a lot about Miss Beam's school, but I did not get the chance to visit it till last week. तो लिखते हैं कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना था, पर आज तक मेरे को चांस नहीं मिला था वहाँ जाने का. पर पिछले ही हफ्ते मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ जा कर के विज़िट किया था. When I arrived at the school, I saw a girl of about 12 with her eyes covered with a bandage, being led carefully between the flower beds by a little boy of 8. वो बताते हैं, जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने देखा कि एक 12 साल की लड़की, उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और उसको एक 8 साल का लड़का फ्लावर बेड्स के बीच में से ले करके जा रहा था. She stopped and asked who it was that had come in, and he seemed to be describing me to her. Then they passed on. वो वहाँ पर रुकी फ्लावर बेड के पास. जब मेरे पास तक पहुँची तब वो वहाँ पर रुकी और उसने पूछा अपने साथी से कि कौन यहाँ पर आया है. और जो बच्चा उसके साथ था 8 साल का, वो पूरा मेरा डिस्क्रिप्शन दे रहा था, उसे डिस्क्राइब कर रहा था कि कौन आया है. ठीक है, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं. अब यहाँ पर मैं स्टॉप करूँगी और आपको 2 चीज़ें बताऊँगी. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हमारे सेंस ऑर्गन, कोई भी सेंस ऑर्गन काम करना बंद कर देता है तो बाकी सारे सेंस ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं. अब इस लड़की के केस में भी देखते हैं कि इसने आंखों में इसके पट्टी बंधी हुई थी, फिर भी इसका यानी आइज़ वाला जो सेंस ऑर्गन था वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो रखा था, वो देख नहीं सकती थी. पर फिर भी उसको ये महसूस हो गया था कि उसके पास में आकर के एक कोई फिगर जो है वो खड़ी हो गई है. आगे चलते हैं. मिस बीम was all that I had expected. Middle-aged, authoritative, kind and understanding. Her hair was beginning to turn grey and her round figure was likely to be comforting to a homesick child. अब वो मिस बीम के बारे में बताते हैं, मिस बीम को डिस्क्राइब करते हैं जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो बिल्कुल वैसी ही थी. वो अधेड़ उम्र की महिला थी, अथॉरिटेटिव थी, काइंड थी, अंडरस्टैंडिंग थी. उनके बाल भी ग्रे होना शुरू हो चुके थे और उनका जो राउंड फिगर था वो बहुत ज़्यादा होमसिक बच्चों के लिए कंफर्टिंग था. यानी मेनली उनकी जो भी डिस्क्रिप्शन ऑथर ने बताई वो एक तरीके से मदरली इमेज थी उनके हिसाब से, और बच्चों को कंफर्ट फील होता था उनके यहाँ पर. वी चैटेड फॉर अ लिटिल वाइल एंड व्हेन आई आस्क्ड हर सम टीचिंग क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स which I had heard was simple, she said, we teach only those things that are simple and useful for to pupils, spelling, adding, subtracting, multiplying, writing. हमने वो बताते हैं कि हमने कुछ देर बातें करी और बातों के दौरान ही मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे कि उनकी टीचिंग स्किल्स के बारे में उन्होंने सवाल पूछे. ठीक है, और जो कि मैंने सुना था कि बहुत सिंपल है, यानी ऑथर ने सुना हुआ था मिस बीम के स्कूल के बारे में कि उनके यहाँ के टीचिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, और उसी के बारे में मैं वो टीचिंग मेथड्स के बारे में मैं उनसे पूछ रहा था. ठीक है, और उन्होंने फिर बताया मुझे कि हम हमारे स्कूल में बहुत सिंपल चीज़ें सिखाते हैं और जो कि यूज़फुल होती हैं प्यूपल्स के लिए. प्यूपल होते हैं बच्चे. ठीक है, तो वो बताते हैं कि बहुत सिंपल चीज़ें सिखाते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें सिखाते हैं बच्चों के लिए, जैसे स्पेलिंग्स बताना, एडिशन बताना, सब्ट्रैक्शन बताना, मल्टीप्लिकेशन बताना, लिखना सिखाना. ठीक है, द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड गिविंग देम इंटरेस्टिंग टॉक्स. बाकी की सारी चीज़ें हम उन्हें पढ़कर बताते हैं. ठीक है, और इसके अलावा हम उन्हें इंटरेस्टिंग टॉक्स भी, उनके साथ बातें भी करते हैं जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होती है. देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स. और इन सारी चीज़ों के अलावा और दूसरे कोई लेसन्स नहीं पढ़ाए जाते हैं. मतलब बेसिक सिंपल स्किल्स उनके स्कूल में सिखाई जाती थी. आई हैव हर्ड सो मच, आई सेड, अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ योर सिस्टम. वो कहते हैं कि मैंने आपके यहाँ के जो टीचिंग सिस्टम है उसकी ओरिजिनलिटी, उसकी जो ओरिजिनलिटी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ है. मिस बीम स्माइल्ड. येस, शी सेड, आई एम कमिंग टू दैट. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट टू टीच थॉट बट थॉटलेसनेस, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड
सिटीजनशिप। तो मिस बीम जो हैं उनके उस बात पर स्माइल करती हैं और कहती हैं कि हाँ मैं उसी बात पर आ रही हूँ। फिर वो बताती हैं कि इस स्कूल का रियल एम जो है वो बच्चों को थॉट सिखाना नहीं है, ठीक है, वो थॉटफुलनेस को सिखाना है उनके यहाँ पर। थॉटफुलनेस का मतलब हो गया कि बच्चे जो हैं सोच के और विचार करके बहुत सारी चीज़ों को समझ सकें, जैसे कि ह्यूमैनिटी हो गई, काइंडनेस हो गई, सिटीजनशिप हो गई। That is the ideal I have always had, and happily there are parents good enough to trust me to try and put it into practice। वे बताती हैं कि उनके यहाँ का जो आइडियल है वो वही रहा है, वो मेनली थॉटफुलनेस के ऊपर रहा है, ठीक है। और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला है पेरेंट्स से। तो ऐसे भी उनके आसपास जो पेरेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनके टीचिंग प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से वो अपने स्कूल में सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करवा पाती हैं। यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है इनका स्कूल चलने में। पेरेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं और वो पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि उनका बच्चा थॉटफुलनेस सीखे, और इसीलिए वो अपने बच्चों को उनके मिस बीम के स्कूल में भेजते भी हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो विल यू। तो पूछती हैं आप विंडो के बाहर देखना चाहेंगे। आई वेंट टू द विंडो विच लुकड आउट ऑन अ लार्ज गार्डन एंड प्ले ग्राउंड एट दी बैक। वो बताते हैं कि मैं विंडो के बाहर देखता हूँ और विंडो के बाहर देखने पर उन्हें एक बहुत बड़ा सा गार्डन दिखता है और इसके अलावा एक बहुत बड़ा सा प्ले ग्राउंड भी दिखता है पीछे के पोर्शन में। वॉट डिड यू सी? मिस बीम आस्क्ड। I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children। तो मिस बी मेरे से पूछती हैं आपने क्या क्या देखा? तो वो बताते हैं कि मैंने बहुत ब्यूटीफुल ग्राउंड्स देखे और इसके अलावा मैंने बहुत सारे जॉली चिल्ड्रन देखे, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश मिजाज वाले बच्चे देखे। बट वॉट सरप्राइजेज मी एंड पेन्स मी टू इज़ दैट देयर आर नॉट ऑल हेल्दी एंड एक्टिव। As I came in, I saw one poor little thing being led about because of some troubles with her eyes। वो बताते हैं कि जो बच्चे हैं वो तो बहुत ज़्यादा जॉली हैं पर फिर भी वो सरप्राइज़ हैं ये देख करके, और उन्हें दुख भी होता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनहेल्दी हैं, मतलब हेल्दी नहीं हैं, एक्टिव नहीं है। यानी वो मेनली वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो सारे ही बच्चे हैंडीकैप्ड हैं। वो बताते हैं कि जब वो स्कूल में एंटर भी किए थे तभी उन्होंने एक छोटी बच्ची को देखा था जिसको देखने में दिक्कत थी और उसको एक छोटा बच्चा उसको ले करके जा रहा था। और यहाँ पर भी एंड नाउ आई कैन सी टू मोर इन द सेम कंडीशन while there is a girl with a crutch just under the window watching the others play। She seems to be hopeless cripple। वो कहते हैं कि मैंने जब स्कूल में एंटर किया था तब तो मैंने एक अंधी बच्ची को देखा ही था और यहाँ पर भी मेरे को दो और सेम केसेस मिल गए। दो और बच्चे हैं जो कि अंधे हैं, उनको कोई और लेकर के जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक छोटी बच्ची को भी देखा जो कि क्रच लेकर के खड़ी थी। क्रच होता है लंगड़ों के लिए जो हाथ से पकड़ करके चलने वाला जो टूल होता है उसको हम क्रच कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि एक बच्ची है वो क्रच लेकर के विंडो के नीचे खड़ी हुई है और दूसरे बच्चों को खेलता हुआ दिख रही है। शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल। वो उसको देख करके लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकती और एक वो क्रिपल है। क्रिपल का मतलब होता है लंगड़े होना, अपाहिज होना, ठीक है, वो चल ना पाना, उसको हम क्रिपल बोलते हैं। मिस बीम लाफ्ड। ओ नो शी सेड, शी इज़ नॉट लेम रियली। मिस बीम जो हैं मेरी बात को सुन करके हंसती हैं और वो कहती हैं कि अरे नहीं, वो लेम नहीं है। लेम का मतलब होता है लंगड़े होना। ऐसा नहीं है कि वो लंगड़ी है। दिस इज़ हर लेम डे। वो आज उसका वो लंगड़ा दिन है, ठीक है। नॉर आर दोज अदर्स ब्लाइंड, इट्स देयर ब्लाइंड डे। वो कहती हैं ना ही जो दूसरे बच्चे जो इनको आप ब्लाइंड समझ रहे हैं वो भी ब्लाइंड नहीं हैं, आज उनका ब्लाइंड डे है। I must have looked very much astonished, for she laughed again। There you have an essential part of our system in a nutshell। वो बताती हैं कि जब वो हंस रही होती हैं तो मैं उनकी हंसी को देख करके बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश्ड हो जाता हूँ, अचंभित हो जाता हूँ, और वो फिर से हंसने लगती हैं और वो बताती हैं कि ये हमारे स्कूल का एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। इन अ नटशेल का मतलब हो गया ब्रीफ में। वो बताती हैं कि ये जो प्रैक्टिस वो करवा रही हैं स्कूल में लंगड़े होने का या अंधे होने का, ये एक एसेंशियल बहुत ज़रूरी पार्ट है उनकी स्कूल की टीचिंग का। इन ऑर्डर टू गेट दीज यंग माइंड्स टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, वी
मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू। वो बताती हैं कि इन बच्चों के ये जो यंग बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ये प्रैक्टिस इसलिए कराती हैं जिसकी मदद से ये समझ सकें मिसफॉर्चून होता क्या है। मिसफॉर्चून का मतलब हो गया किसी के साथ दुर्घटना हो गई और उनका कोई अंग काम करना बंद कर गया, तो वो जो उनका पेन है, वो जो चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं उस वजह से, उसको समझने की कोशिश इन बच्चों को करवाना, ठीक है। और यही इनके स्कूल का मेन एसेंशियल पार्ट है। यानी कि जो बच्ची अंधी नहीं है और आँख में पट्टी बांध करके चल रही है, तो यहाँ पर मेनली जो टेक्निक है वो यही है कि अगर मतलब आप किसी अंधे इंसान को देखो तो आपको पता होना चाहिए कि वो अंधा इंसान क्या फ़ील करता है। तो उसी फीलिंग को फ़ील करने के लिए इन बच्चों को सेम वही मिसफॉर्चून्स दिए जाते हैं। ये बच्चे वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, जैसे एक दिन इनका लंगड़े बनने का दिन है, एक दिन इनका अंधे बनने का दिन है, तो इस तरीके से इनको ये सारी प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं जिसकी मदद से ये सीख सकें कि सामने वाला इंसान कितना दुख या तकलीफ़ में है। In the course of the term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day and one dumb day. वो बताती हैं कि इनका जो टर्म है, यानी इनका जो सेशन होता है, उसमें इनके पास हर दिन हर बच्चे के पास एक दिन इनको ब्लाइंड डे होता है इनका, यानी एक दिन इन्हें अंधे रहना होता है, एक दिन इन्हें लेम रहना पड़ता है यानी लंगड़े रहना पड़ता है, अपाहिज, एक दिन इन्हें डेफ यानी बहरा रहना पड़ता है, और एक दिन इन्हें डम रहना पड़ता है। डम का मतलब होता है जो बोल नहीं सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एंड इट इज़ अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू नॉट पीप। वो बताती हैं कि जब इनका ब्लाइंड डे होता है, जब इन्हें अंधे होना पड़ता है, तो उस दिन इनकी आंखों में बैंडेजेस बांध दी जाती हैं। और ये जो बैंडेज है, ठीक है, इसको बैंडेज बांधने का ही मतलब ये है कि वो जो है पीप ना कर पाएँ। पीप का मतलब होता है कि ताका झांकी ना कर सकें। अगर बैंडेज नहीं बांधेंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी, पर मेन मकसद ही यही है कि उनको अंधा फील कराना है और इसीलिए उनको बैंडेज बांधी जाती है। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट, दे वेक अप ब्लाइंड। जो बैंडेज होती है वो रात में ही बांध दी जाती है और जब वो सो करके सुबह उठते हैं तो वो अंधे होते हैं पूरी तरह से। दिस मीन्स दैट दे नीड असिस्टेंस इन एवरीथिंग। इसका मतलब यही है कि अगली सुबह से ही उनको हर चीज़ की मदद के लिए किसी ना किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। द अदर चिल्ड्रन आर टोल्ड टू हेल्प देम एंड लीड देम अबाउट। दूसरे बच्चों को यही बोला जाता है कि आप इनकी मदद करेंगे और इनके जो डे टू डे वाली एक्टिविटी है इसमें उनका साथ देंगे। इट इज़ एजुकेटिव टू बोथ ऑफ देम, द ब्लाइंड मैन एंड द हेल्पर्स। और इस तरह से दोनों ही, जो अंधा है वो भी और जो हेल्प कर रहा है वो भी कुछ ना कुछ नया सीखता है, ठीक है। यानी कि उनका मेनली एसेंशियल पार्ट टीचिंग का यही था कि आप खुद भी उस मिसफॉर्चून को वो करो, जियो उस मिसफॉर्चून में, और जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपको ले करके जा रहा है, वो आपके दुख दर्द को समझ सके कि आप अंधे हो, ठीक है। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, मिस बीम कंटिन्यूड, एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ जोक, ऑल्दो ऑफ कोर्स बिकॉज द डे इज़ ओवर द रियलिटी ऑफ डिसेबिलिटी बिकम्स क्लियर इवन एट द लीस्ट थॉटफुल। वो बताती हैं कि सब कोई काइंड होता है, दयालु रहता है, और वो कंटिन्यू करते हुए कहती हैं कि हाँ, ये एक तरह का मजाक जैसा तो लगेगा हालांकि, पर फिर भी जब डे ख़त्म होने वाला होता है आखिरी में, तो सच्चाई सबको ही पता चल जाती है कि जो डिसेबिलिटी है, ठीक है, जो लोगों के अंदर जो डिसेबिलिटी आ जाती है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि इन सारी चीज़ों की वजह से, यानी कोई एक अदर पर्सन है जो डिसेबल है और आप खुद उसका दर्द फेस कर रहे हो, तो आपको पता चलता है कि आप एक तरीके से थॉटफुल हो जाते हो। आप भी वो चीज़ जब फेस करना शुरू करते हो तो आपको सामने वाले का दुख दर्द रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है। और एट द एंड उनके स्कूल में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बच्चे यही सेम चीज़ सीखें भी। द ब्लाइंड डे इज़ of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most frightening. वो बताती हैं कि जो ब्लाइंड डे है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा बुरा तो है ही, मतलब सबसे ज़्यादा वर्स्ट डे तो ब्लाइंड डे ही है, क्योंकि उसमें इंसान देख ही नहीं सकता है क्या हो रहा है। पर कुछ बच्चे ये बताते हैं कि डम डे भी बहुत ज़्यादा भयानक होता है। फ्राइटनिंग का मतलब हो गया भयानक होना। There of course the child must use will power only because the mouth is not bandaged.
क्योंकि ऐसा क्यों बताया गया कि डम डे जो है वो बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग है? क्योंकि डम डे वाले दिन बच्चे को अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना होता है। विल पावर का मतलब इच्छा शक्ति, ठीक है? क्योंकि डम डे वाले दिन उनके मुंह पर बैंडेजेस नहीं बांधी जाती हैं, यानी कि वो कुछ बोलना भी चाहें तो भी वो उनको चुप ही रहना है। वो उनकी विल पावर की टेस्टिंग होती है उस दिन। बट कम डाउन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन लाइक इट। फिर वो कहते हैं कि पर आपको साथ में गार्डन में चलना चाहिए और ख़ुद से ही देखना चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से जो प्रैक्टिस है ये पसंद आती है। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स, अ लिटिल मेरी थिंग, हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। तो मिस बीम मेरे को एक बैंडेज, आँख में बंधी हुई बैंडेज वाली लड़की के पास लेकर के जाती हैं। वो बहुत छोटी सी मेरी थिंग का मतलब हो गया बहुत छोटी सी बच्ची होती है, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज वाली बच्ची होती है, मतलब देखने में बहुत खुश लग रही होती है, ठीक है? तो उसको बोलती हैं कि एक जेंटलमैन आए हैं आपसे बात करने के लिए, और वो मिस बीम जो होती हैं हम दोनों को साथ में छोड़ करके वहाँ से चली जाती हैं। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड बाय वे ऑफ एन ओपनिंग। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो बात शुरू करने के लिए बाय वे ऑफ एन ओपनिंग का मतलब हो गया कि बातचीत को, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए बाय वे ऑफ एन ओपनिंग बोला जाता है, ठीक है? तो कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए वो बोलते हैं कि क्या तुम कभी ताका झाकी नहीं करती हो? पीप का मतलब हो गया ताका झाकी करना। Oh no, she exclaimed, that would be cheating. But I had no idea it was so awful to be blind. वो कहती है अरे नहीं, ये ऐसा करना तो चीटिंग कहलाएगा, ठीक है? फिर वो कहती है कि पर आपको तो आइडिया भी नहीं होगा कि कितना जो ब्लाइंड होना होता है वो कितना ज़्यादा ऑफुल डे होता है, यानी बहुत ज़्यादा बुरा दिन होता है ब्लाइंड करना उसके हिसाब से। यू कांट सी अ थिंग, तुम्हें कुछ भी दिखाई भी नहीं देता है। One feels one is going to be hit by something very moment. Sitting down is such a relief. वो बच्ची बताती है कि ना देख पाना तो बहुत ज़्यादा बुरा होता है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है सबसे पहले तो, ठीक है? और आपको हर वक्त ऐसा लगता रहता है कि कुछ ना कुछ आपके सामने आ जाएगा और आप उससे जा कर के टकरा जाओगे। बैठे रहना तो फिर भी एक तरीका रिलीफ है, ठीक है? बैठे रहने में तो फिर भी सुकून है, पर अगर आप अंधे हो और चल रहे हो तो आपको बस यही डर लगता रहेगा कि कुछ ना कुछ चीज़ आपको आकर के हिट कर जाएगी। आर योर गाइड्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा, जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि जो आपको गाइड करते हैं आपके साथ दिन भर, जो आपको सपोर्ट करते हुए आपको चलते हैं, बताते रहते हैं कि आगे ऐसे चलो वैसे चलो, ठीक है? तो क्या वो आपके साथ काइंड रहते हैं? प्रिटी गुड, नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी व्हेन इट्स माई टर्न. Those that have been blind already are the best. It's terrible not to see. I wish you would try. तो वो कहते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा काइंड है मेरे साथ, ठीक है? Not as careful as I shall be when it's my turn. वो कहती है कि उतना केयरफुल नहीं होते हैं जितना मुझे होना चाहिए, ठीक है? पर हाँ जब मेरी टर्न आती है तो मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाती हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ फ़ील कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक बार अंधी थी, ठीक है? अब किसी और का दिन आया अंधे होने का, तो मुझे पता है कि दूसरे वाले को किस चीज़ से दिक्कत हो सकती है, तो मैं और ज़्यादा केयरफुल हो जाती हूँ, ठीक है? और वो बताती है कि जो लोग शुरू से ही अंधे हो चुके हैं वही ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा दुखद चीज़ होती है, टेरिबल चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है ना देख पाना, ठीक है? और वो कहती हैं कि आपको भी ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। फिर जो ऑथर हैं वो उस बच्ची से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ? तो वो कहती है ओ येस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। वो कहती है कि हाँ चलो थोड़ा सा वॉक करने के लिए, टहलने के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। वो कहती है, बच्ची जो है वो कहती है कि आप मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ें आसपास आ रही हैं। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। वो कहते हैं कि आज का मतलब जो ब्लाइंड है वो इतना ज़्यादा बुरा होता है कि इसके मुकाबले बाकी सारे जो दिन होते हैं उसके आधे भी ख़राब नहीं होते हैं। Having a leg tied up and hopping about on crutch is almost fun. वो बताती है कि अगर जिस दिन उनका
लेग डे होता है, मतलब जिस दिन उन्हें क्रिपल बनना पड़ता है, ठीक है, उस दिन उनके पैर बांध दिए जाते हैं, तो उन्हें पूरा टाइम क्रच के सहारे से कूदते हुए, हॉप का मतलब होता है कूदते हुए चलना होता है, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फन डे होता है। I guess having an arm tied up is a little more troublesome because you have to get your food cut up for you and so on, but it does not really matter. फिर बताती है कि जिस दिन आपके हाथ जो होते हैं वो बांध दिए जाते हैं, उस दिन थोड़ा सा दिक्कत भरा दिन होता है, क्योंकि उस दिन आपको खाना खाने के लिए, फूड कट करने के लिए भी किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है, पर उससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट एज़ फॉर बीइंग डेफ फॉर अ डे आई शुडंट माइंड दैट एट लीस्ट नॉट मच। वो कहते हैं कि अच्छा, जिस दिन जो उसका डेफ डे आता है वो उसको इतना भी ख़राब नहीं लगता है, और वो इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचती भी नहीं है कि बहरी है तो ठीक है, उसके लिए वो बहरा दिन भी चलेगा। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग। वो कहते हैं पर अंधे होना तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा उसको डरावना सा लगता है ब्लाइंड हो जाना। My head aches all the time just from avoiding things that probably are not there. Where are we now? वो कहती है कि जिस दिन मेरा ब्लाइंड डे होता है उस पूरा दिन मेरा जो है सिर दर्द रहता है पूरा टाइम, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं कहीं ना कहीं टकरा ना जाऊँ, ठीक है, अवॉइड करती रहती है कि कोई ना कोई चीज़ उसके आगे ना आ जाए, ठीक है। फिर वो पूछती है कि हम कहाँ पर आ गए हैं। In the playground, I said, going towards the house. Miss Beam is walking up and down the terrace with a tall girl. तो बताती है जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि हम प्लेग्राउंड में आ चुके हैं और हम एक घर की तरफ बढ़ रहे हैं। मिस बीम जो हैं एक टॉल लंबी लड़की के साथ अप एंड डाउन टेरेस पर यानी छत पर अप एंड डाउन यानी टू एंड फ्रो मूव कर रही हैं। What has the girl got on? My companion asked. तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं, कंपेनियन का मतलब हो गया साथी, तो ऑथर के साथ कौन थी? ऑथर के साथ ही छोटी बच्ची। तो वो कहते हैं कि वो उस छोटी बच्ची से जो है वो बताते हैं कि जो छोटी बच्ची है वो मेरे से पूछती है कि वो लड़की जो है उसने क्या पहना हुआ है। गॉट ऑन का मतलब हो गया उसने क्या कपड़े पहने हुए हैं। अ ब्लू स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। ऑथर बताते हैं कि उसने ब्लू स्कर्ट और पिंक ब्लाउज पहना हुआ है, यानी पिंक टॉप पहना हुआ है और ब्लू कलर की स्कर्ट पहनी हुई है। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड। व्हाट कलर इज़ हर हेयर? वो कहती है कि शायद वो मिली है उसके हिसाब से। फिर उसके बालों का रंग पूछती है। वेरी लाइट, आई सेड। कहते हैं उसके बालों का रंग बहुत हल्का है। येस दैट्स मिली, शी इज़ दी हेड गर्ल, शी इज़ वेरी डिसेंट। वो बताती है कि हाँ वो मिली ही है, वो स्कूल की हेड गर्ल है और वो बहुत ज़्यादा डिसेंट लड़की है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड। वो बताता है कि जो ऑथर है वो बताते हैं कि पास ही में एक बूढ़ा आदमी है जो कि रोजेस को बांध रहा है। Yes, that's Peter. He is the gardener. He is hundreds of years old. वो कहती है कि हाँ वो पीटर है, वो यहाँ हमारे स्कूल का गार्डनर है, ठीक है, माली है, और वो 100 साल बूढ़ा है। यानी उस बच्चे के हिसाब से उसको एज तो पता नहीं है, यानी गर्ल का यहाँ पे इनोसेंस दिख रहा है 12 साल की लड़की का, कि उसके हिसाब से वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो 100 साल बूढ़ा है, ठीक है। एंड हेयर कम्स अ डार्क गर्ल इन रेड ऑन क्रचेस। फिर बताते हैं कि एक डार्क गर्ल का मतलब हो गया सांवली लड़की, ठीक है, जिसका रंग दबा हुआ है, वो रेड ड्रेस में है और उसने क्रचेस ले रखे हैं, यानी उसने हाथ में क्रचेस ले रखे हैं, यानी वो लंगड़ी है मेनली। येस शी सेड, दैट्स बेरिल। वो कहती है कि वो बेरिल है। And so we walked on, and in guiding this little girl about, I discovered that I was many times more thoughtful already than usual. तो बताते हैं कि हम ऐसे ही पूरा टाइम वॉक करते रहे और मैं उस छोटी बच्ची को गाइड करता रहा, और उस टाइम मुझे ये पता चला अपने बारे में कि अब मैं पहले से और ज़्यादा thoughtful हो चुका हूँ। I also realized that having to describe the surroundings to another makes them more interesting. उन्होंने ये रियलाइज़ किया उस वॉक के दौरान कि किसी इंसान को आसपास की सराउंडिंग को डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, उस इंसान को भी जानने में उसको मतलब इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो इंसान जो होता है इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाता है। When Miss Beam came to release me, I was sorry to go and said so.
तो वो बताते हैं कि फिर कुछ देर बाद मिस बीम जो है आती हैं उनको रिलीज़ करने के लिए मतलब उस छोटी बच्ची से फ्री करने के लिए कि अब आप मतलब आपने स्कूल विज़िट कर लिया, अब आप जा सकते हैं। पर आई वॉज सॉरी टू गो का मतलब है मुझे बुरा लग रहा था स्कूल से वापस जाने में, और मैंने ये बात मिस बीम को बताई भी थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ से जाने में, यानी उन्हें ये स्कूल इतना ज़्यादा अच्छा लगा था कि अब वो बुरा फील कर रहे थे वहाँ से वापस जाने में। शी सेड देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। तो फिर मिस बीम उनकी ये बात सुन करके कहती हैं कि यानी कि कुछ ना कुछ तो ख़ास बात है मेरे स्कूल के सिस्टम में आफ्टर ऑल। आई वॉकड बैक टू द टाउन मर्मरिंग इनकरेक्टली एज एवर द लाइन्स। फिर वो बताते हैं कि मैं जब वहाँ से वापस लौट रहा होता हूँ अपने टाउन की तरफ, तो मैं मर्मरिंग करते हुए अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए, ठीक है, हरदम की तरह गलत सलत कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ अपने लिए। कैन आई सी अनदर्स वू एंड नॉट शेयर देयर सॉरोज टू? ओ नो, नेवर कैन इट बी। यानी कि यहाँ पर ऑथर खुद से ही बात करते हुए ये बोलते हुए ये जा रहे होते हैं कि क्या मैं दूसरों का दुख देख सकता हूँ? अनदर्स वू का मतलब हो गया दूसरों का दुख देख पाना। तो अपने आप से क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि क्या मैं दूसरों का दुख देख सकता हूँ, और उनके दुख को क्या मैं खुद से मतलब शेयर कर सकता हूँ? क्या मैं दूसरों का दुख शेयर कर सकता हूँ? जैसे वो उन्होंने देखा था स्कूल में कि छोटे बच्चे, ठीक है, ब्लाइंड बन करके घूम रहे थे, ठीक है, जबकि इसका मतलब क्या है, वो खुद से ब्लाइंड नहीं है पर वो ब्लाइंड बन कर के घूम रहे हैं, यानी कि दूसरों का सौरो भी वो शेयर करना चाहते हैं। तो वो खुद से कह रहे हैं कि क्या मैं दूसरों का दुख साझा कर सकता हूँ? तो फिर वो कहते हैं कि ओ नो, नेवर कैन इट बी, यानी कि अरे नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। और यही बात बोलते बोलते वो वहाँ से चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। अब हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। राइट ब्रीफली, What did the author see first upon reaching Miss Beam's school? तो मिस बीम के स्कूल पहुंचकर ऑथर ने क्या देखा था? Upon reaching Miss Beam's school, the author first saw a girl of about 12 with her eyes covered with a bandage being led by a little boy of 8. तो जब ऑथर मिस बीम के घर पहुंचे थे तो मिस बीम के स्कूल पहुंचे थे तो उन्होंने देखा था कि 12 साल की एक बच्ची थी, उसकी आंखों में बैंडेज बंधी हुई थी और उसको लेकर के एक 8 साल का बच्चा जा रहा था। What did the author note about Miss Beam's appearance? ऑथर ने मिस बीम की अपीयरेंस को क्या नोट करा था, वो कैसी दिखती थी, ये बताना है। The author noted that Miss Beam was middle-aged, authoritative, kind and understanding. Her hair was turning grey and she had a round figure that might be comforting to homesick children. वो बताते हैं कि मिस बीम जो है अधेड़ उम्र की अथॉरिटेटिव लेडी हैं, काइंड हैं, अंडरस्टैंडिंग हैं, उनके बाल ग्रे हो रहे हैं, ग्रे होना शुरू हो चुका है उनके बाल, और इसके अलावा उनकी जो राउंड फिगर है उसकी वजह से होम सिक जो चिल्ड्रन हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। Which subjects were taught at Miss Beam's school? मिस बीम के स्कूल में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे? तो the subjects taught at Miss Beam's school included spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest of the education was done through reading and interesting टॉक्स। तो बताते हैं कि जो सब्जेक्ट्स उनके स्कूल में पढ़ाए जाते थे वो स्पेलिंग थी, एडिंग करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग और राइटिंग करना था। इसके अलावा बाकी सारी एजुकेशन रीडिंग के थ्रू और इंटरेस्टिंग टॉक्स के थ्रू बताई जाती थी, दी जाती थी। हाउ डिड द स्कूल इनकलकेट वैल्यूज़ ऑफ थॉटफुलनेस एंड काइंडनेस? जो स्कूल था उससे कैसे पता चलता है कि किस तरह से वो बच्चों के अंदर थॉटफुलनेस और काइंडनेस डालते थे? द स्कूल इनकलकेटेड वैल्यूज़ ऑफ थॉटफुलनेस एंड काइंडनेस बाय मेकिंग स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस डिसेबिलिटीज़ लाइक ब्लाइंडनेस, डेफनेस, लेमनेस एंड म्यूटनेस फॉर अ डे टू हेल्प देम अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट मिसफॉर्चून। तो उनके स्कूल में स्टूडेंट्स को जो भी डिसेबिलिटीज़ होती थी वो एक्सपीरियंस कराई जाती थी, जैसे ब्लाइंड होना, डेफ होना, लेम होना और डम होना। म्यूटनेस का मतलब हो गया जो बोल नहीं सकता, यानी डम है, ठीक है। एक दिन के लिए सबको हर एक दिन डिफाइन कर दिया जाता था और उस दिन ये बच्चे जो होते थे वो डिसेबिलिटी को एक्सपीरियंस करते थे। इस तरह से उन्हें मदद मिलती थी समझने में मिसफॉर्चून के बारे में।
वाई डिड द चिल्ड्रन फील दैट डम डे वॉज द मोस्ट फ्राइटनिंग, बच्चों को डम डे जो होता था सबसे ज़्यादा खतरनाक क्यों लगता था? द चिल्ड्रन फेल्ट दैट डम डे वॉज द मोस्ट फ्राइटनिंग बिकॉज दे हैड टू यूज़ विल पावर ओनली टू कम्युनिकेट सिंस देयर माउथ्स वर नॉट बैंडेज्ड। तो बच्चों के लिए डम डे जो होता था सबसे ज़्यादा खतरनाक इसलिए होता था क्योंकि उनको उस दिन विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता था कम्युनिकेट करने के लिए, और उनके मुंह पे बैंडेजेस भी नहीं बांधी जाती थी। How did the little girl describe her feelings about the different disabilities they pretended to have? तो जो छोटी बच्ची थी वो किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करती है, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के बारे में वो बताना है। तो द लिटिल गर्ल डिस्क्राइब्ड हर फीलिंग्स अबाउट द डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ दे प्रिटेंडेड टू हैव एज फॉलोज। तो क्या क्या बताया था, क्या क्या डिस्क्राइब किया था उसने अपनी फीलिंग्स में? उसने बताया था ब्लाइंडनेस वॉज फ्राइटनिंग बट दे कुड नॉट एज दे कुड नॉट सी एनीथिंग। ब्लाइंडनेस उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग थी क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं देता था उस दिन। लेमनेस वॉज ऑलमोस्ट फन, लेम हो जाना उसके लिए बहुत ज़्यादा फनी डे होता था, फन होता था उसके लिए, क्योंकि उसको क्रचेस लेकर के हॉप करते रहना पड़ता था पूरे दिन, तो उसको मज़ा आता था उस चीज़ में। हैविंग एन आर्म टाइड अप वॉज अ बिट ट्रबलसम बट नॉट टू बैड। तो उसके लिए जो हाथ बांध देना पूरे दिन भर के लिए उसके लिए ट्रबलसम होता था पर इतना भी बुरा नहीं होता था। बीइंग डेफ फॉर अ डे डिड नॉट बॉदर हर मच, कि एक दिन के लिए डेफ हो जाना यानी बहरे हो जाना उसको उससे कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होती थी। अब आते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस पर। विच ऑफ दीज इज़ एन एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस बीम? मिस बीम की अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन इनमें से क्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3, शी वॉज काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, यही करेक्ट डिस्क्रिप्शन है मिस बीम की। आगे चलते हैं बी क्वेश्चन पर। What did the author mistakenly assume about the pupils? ऑथर जो थे उन्होंने बच्चों के बारे में क्या mistakenly assume किया था? क्या assume किया था कि वो बच्चे कैसे हैं? उन्होंने ये assume किया था कि ऑप्शन नंबर 2, they really suffered from different disabilities। उनको लगा था कि वो बच्चे वाकई में असलियत में कोई ना कोई डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। Which one of these is not someone who the author describes to the little girl? तो ऑथर ने बच्चों जो भी छोटी बच्ची को लोग दिखाए थे उनमें से कौन सा नहीं बताया था? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1, अ शॉर्ट गर्ल हु इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। आगे चलते हैं। डोंट यू एवर पीप आई आस्क्ड, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन? तो ये जो ऑथर ने पूछा था कि क्या तुम कभी भी ताका झाकी नहीं करती हो, तो इस क्वेश्चन पर उस बच्ची का क्या रिस्पॉन्स था? उस बच्ची का रिस्पॉन्स था ऑप्शन नंबर 4, दैट वुड बी चीटिंग, ऐसा करना चीटिंग होगा। आगे चलते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पर। आई हैव हर्ड सो मच आई सेड अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ योर सिस्टम, हाउ वॉज द सिस्टम फॉलोड बाई द स्कूल ओरिजिनल? तो जो सिस्टम फॉलो किया जा रहा था स्कूल में वो कैसे ओरिजिनल था, कैसे असली था? द सिस्टम वॉज ओरिजिनल बिकॉज इट इन्वॉल्व्ड मेकिंग स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस डिसेबिलिटीज़ लाइक blindness, deafness, lameness and muteness for a day to teach them thoughtfulness, kindness and citizenship। तो ये सिस्टम जो था ओरिजिनल इस वजह से था क्योंकि यहाँ पर बच्चों को डिसेबिलिटी एक्सपीरियंस कराई जाती थी, जैसे अंधे हो जाना, बहरे हो जाना, लेम हो जाना, ठीक है, और म्यूट हो जाना। इस तरह से जो बच्चे होते थे वो थॉटफुलनेस, काइंडनेस और सिटीजनशिप सीख जाते थे। वाई डिड द ऑथर फील सॉरी फॉर द चाइल्ड एट फर्स्ट? जो ऑथर थे उनको बच्चे के लिए बुरा क्यों लगा था पहली बारी में? द ऑथर फेल्ट सॉरी फॉर द चिल्ड्रन एट फर्स्ट बिकॉज ही सॉ सम ऑफ देम सिमुलेटिंग डिसेबिलिटीज़ विच ही इनिशियली थॉट वर रियल। तो ऑथर को इसलिए बुरा लगा था डिसेबिलिटी बच्चों की देख करके क्योंकि उसको शुरू में लगा था कि ये सब रियल डिसेबिलिटीज़ है बच्चों की, जबकि असलियत में क्या था, वो कोई भी डिसेबल नहीं थे, वो सिर्फ मिसफॉर्चून को शेयर कर रहे थे, है ना। What does Miss Beam mean when she says that it is the students' blind day? तो मिस बीम का क्या मतलब था जब उन्होंने ये बोला कि आज बच्चों का ब्लाइंड डे है? तो when Miss Beam mentions the students' blind day, she means that on that particular day the students experience blindness as part of their educational experience। तो बताती हैं कि मिस बीम के हिसाब से जो उन्होंने बोला था कि आज बच्चों का ब्लाइंड डे है, इसका मतलब ये था कि उस पर्टिकुलर डे में जो बच्चे हैं उनको ब्लाइंडनेस एक्सपीरियंस करनी होगी एज पार्ट ऑफ एजुकेशनल एक्सरसाइज।
वॉट वर दे रिक्वायर्ड टू डू ऑन अ ब्लाइंड डे, बच्चों को ब्लाइंड डे में क्या करना होता था। ऑन अ ब्लाइंड डे स्टूडेंट्स had their eyes bandaged overnight, woke up blind and needed assistance for everything। तो ब्लाइंड डे वाले दिन बच्चों की जो आंखें होती थी वो रात में ही बांधी जाती थी बैंडेज से। उसके बाद जब बच्चे उठते थे तो वो ब्लाइंड होते थे, अंधे होते थे, और दिन भर की डे टू डे वाली एक्टिविटीज़ को करने के लिए उन्हें किसी न किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती थी। Miss Beam led me to one of the bandaged girls. A little merry thing. Here's a gentleman come to talk to you, said Miss Beam, and left us. How does the little girl respond when the author asks if she ever peeps? What does this response say about the teaching methods employed in the school? तो जो लिटिल गर्ल थी उसने क्या रिस्पॉन्स दिया था जब ऑथर ने ये पूछा था कि क्या तुम कभी ताका झाकी नहीं करती हो। इससे हमें उस स्कूल के टीचिंग मेथड्स के बारे में क्या पता चलता है। द लिटिल गर्ल रिस्पॉन्डेड बाय सेइंग दैट वुड बी चीटिंग। This response indicates that the school's teaching methods emphasized honesty and integrity। तो लिटिल जो गर्ल थी वो उसका जो रिस्पॉन्स था कि ऐसा करना चीटिंग माना जाएगा, इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्कूल था उसके टीचिंग मेथड्स में ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को भी बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज दिया जाता था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। Why does the little girl say she will be more careful when it is her turn to be द गाइड? तो जो छोटी बच्ची होती है वो ऐसा क्यों कहती है कि जब उसकी टर्न आएगी तो वो और ज़्यादा केयरफुल रहेगी जब वो गाइड बनेगी। तो द लिटिल गर्ल सेड शी वुड बी मोर careful when it was her turn to be the guide because she realized how challenging and frightening it was to be blind। तो जो छोटी बच्ची थी वो उसने ऐसा इसलिए कहा था कि वो ज़्यादा केयरफुल रहेगी क्योंकि इसे ये रियलाइजेशन था कि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है और वो खुद भी बहुत ज़्यादा फ्राइटन रहती थी जब वो ब्लाइंड होती थी। हु इज़ मिली? हाउ डज़ द लिटिल गर्ल डिस्क्राइब हर? अब यहाँ पर मिली कौन है और जो छोटी बच्ची है वो उसको कैसे डिस्क्राइब कर रही है। तो मिली इज़ डिस्क्राइब्ड एज द हेड गर्ल एंड द लिटिल गर्ल थिंक्स शी इज़ वेरी डिसेंट। तो मिली गर्ल जो है वो हेड गर्ल थी और छोटी बच्ची के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा डिसेंट भी थी। वॉट चेंज डिड द ऑथर नोट इन हिमसेल्फ? जो ऑथर था उसने अपने अंदर क्या चेंजेस देखे थे? So the author noted that he became more thoughtful and found the surroundings more interesting when he had to describe them to the little girl। तो author जो था वो बहुत ज़्यादा thoughtful हो चुका था पहले से, ठीक है, और उसको ये अपने बारे में ये पता चला कि जब वो डिस्क्राइब करा था छोटी बच्ची को तो उसकी जो सराउंडिंग थी वो उसके लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। Now think and answer। How was Miss Beam's school different from regular schools? Do you think a school like this is practical? तो हमें ये बताना है कि मिस बीम का स्कूल कैसे अलग था रेगुलर स्कूल से और क्या आपके हिसाब से ऐसा स्कूल प्रैक्टिकल होगा। Miss Beam's school was different from regular schools because it focused on teaching thoughtfulness, kindness and citizenship through experimental learning, while traditional schools emphasize academic subjects. This school used simulated disabilities to foster empathy and understanding. Yes, such a school is प्रैक्टिकल। तो मिस बीम का जो स्कूल था वो दूसरे स्कूल से डिफरेंट था क्योंकि इस स्कूल में टीचिंग पर फोकस नहीं किया जाता था, जबकि इस स्कूल में थॉटफुलनेस को इम्पॉर्टेंस दी जाती थी, काइंडनेस को, सिटीजनशिप को, ठीक है, और ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से ही आती थी। जबकि जो ट्रेडिशनल स्कूल्स होते हैं, जो आजकल हम सभी के शहरों में अलग अलग स्कूल्स होते हैं, वो सभी ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर मेनली सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है, ना कि दूसरी डिसेबिलिटीज़ में, ठीक है। और ये जो मिस बीम का स्कूल था, यहाँ पर डिसेबिलिटी को यूज़ करके बच्चों के अंदर एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग डाली गई थी। और हाँ, ऐसा स्कूल प्रैक्टिकल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द फॉर्मल मैसेज, मॉरल मैसेज दैट कैन बी लर्न फ्रॉम दिस लेसन? अब इस लेसन से हमें क्या मॉरल मैसेज मिलता है? द मॉरल मैसेज फ्रॉम दिस लेसन इज़ दैट एक्सपीरियंसिंग द चैलेंजेस ऑफ अदर्स
can cultivate empathy, thoughtfulness and kindness. It highlights the importance of understanding and sharing in the sorrows of others. तो इस लेसन से हमें ये मॉरल मैसेज मिलता है कि दूसरों के जो चैलेंजेस होते हैं अगर हम खुद से उन्हें एक्सपीरियंस करें तो हमें दूसरों के प्रति एम्पैथी होती है, ठीक है, थॉटफुलनेस आती है और हम और ज़्यादा काइंड हो जाते हैं। इससे ये हाईलाइट होता है कि दूसरों के सॉरोज़ जो हैं वो हम दूसरों के सॉरोज़ जो हैं उनको समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। Which ideas from this poem may be incorporated in the present school day? तो आजकल के स्कूल्स में मिस भीम के स्कूल से कौन से आइडियाज़ को लिया जा सकता है? Ideas from this lesson that may be incorporated into the present school system include promoting empathy and compassion, encouraging experimental learning to develop character traits and fostering a sense of community and responsibility towards others। तो इस लेसन से हमें ये आजकल के स्कूल्स के सिस्टम में हम ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इससे हमें मदद मिलेगी एम्पैथी कंपैशन लाने में बच्चों में और हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को भी एनकरेज कर सकते हैं, ठीक है। इससे जो बच्चे हैं उनके अंदर सेंस ऑफ कम्युनिटी आएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी दूसरों के प्रति। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द ऑथर सॉरी व्हेन इट वॉज टाइम टू लीव? ऑथर क्यों बुरा फील कर रहा था जब समय आ गया था वहाँ से जाने का? The author was sorry when it was time to leave because he had a positive and enlightening experience at the school where he witnessed the transformative impact of the teaching methods and the students' thoughtfulness। तो author को इसलिए ख़राब फील हो रहा था वहाँ से जाने में क्योंकि अब वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका था, ठीक है, उसका स्कूल में वो और ज़्यादा वो एनलाइटन हो चुका था। वहाँ आकर के उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था उस टीचिंग मेथड्स को देख करके उसकी वजह से वो और ज़्यादा थॉटफुलनेस उसके अंदर आ चुकी थी और बच्चे वो ये देख पा रहा था कि बच्चे भी जो कि बहुत छोटे हैं उम्र में वो भी कितना ज़्यादा थॉटफुल हैं। The author uses the terms jolly and merry to describe the students of the school. Why, in your opinion, did they possess this attitude? तो जो ऑथर थे उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो बच्चे हैं वो बहुत जॉली हैं और मेरी हैं। इससे ये जो ऑथर ने डिस्क्राइब किया था उनकी ओपिनियन हमें बतानी है कि बच्चों के अंदर ऐसा क्या एटीट्यूड था जिसकी वजह से ऑथर ने उन्हें जॉली और मेरी बोला था। The students possessed a jolly and merry attitude because they learned to appreciate their own abilities by temporarily experiencing disabilities. This fostered a sense of harmony and empathy among them, making them more cheerful and understanding। तो बच्चों को जॉली और मेरी वाला एटीट्यूड जो था ऑथर ने इसलिए बोला था क्योंकि हालांकि ये बच्चे जो थे खुद तो डिसेबल्ड नहीं थे पर उन्होंने ये सीख लिया था कि दूसरों की डिसेबिलिटी को एक्सपीरियंस करना टेम्परेली, ठीक है, उससे उसको वो अप्रिशिएट करने लगे थे। इसके अलावा बच्चों के अंदर हार्मनी आ चुकी थी, एम्पैथी फील करते थे दूसरों के लिए और इसीलिए ये जो बच्चे थे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और चीयरफुल हो चुके थे। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।